अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया रेफरेंस को मेरिट पर सुनने का फैसला कर लिया है। नैब की जानिब से केस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई, जबकि अदालत ने वकील के दलाइल को आइंदा समाअत पर सुनने का कहकर मज़ीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने समाअत की। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट और नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। वकील नवाज शरीफ अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि बेनामी ट्रांजैक्शन को साबित करना नैब की जिम्मेदारी थी। नैब ने साबिक वजीर आजम के खिलाफ सऊदी अरब की ऑडिट फर्म की फोटोकॉपी पर इन्हिसार किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि फोटोकॉपी को अदालत ने बतौर शवाहिद तस्लीम कैसे किया। क्या फोटोकॉपी बतौर सबूत पेश करने पर आपने एतराज किया था? एडवोकेट अमजद परवेज ने कहा, मुकदमे में मरकजी गवाह सिर्फ 2 थे, बाकी सब ने रिकॉर्ड ही पेश किया था। अदालत ने वकील के दलाइल को आइंदा समाअत पर सुनने का कहकर मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस सियासी था, अल अजीज़िया भी इसी जंजीर की कड़ी है। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि नैब ने तहकीकात नहीं की, नवाज शरीफ के खिलाफ केस JIT पर बना दिया। औलाद से कर्ज लेने पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। रेफरेंस उसी जंजीर की एक कड़ी है जिसको बांधा गया मियां नवाज शरीफ की शख्सियत और उनकी फैमिली के खिलाफ, और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि उनको सियासत से आपने आउस्ट करना है। वो उस कड़ी की बातें हैं और बिल्कुल उसमें कहीं मियां नवाज शरीफ साहब का कहीं जिक्र भी नहीं है कि वो अल अजीज़िया स्टील मिल के मालिक है। नैब ने इसमें कोई तहकीकात ही नहीं की थी। इन्होंने सारा का सारा मामला जो था JIT का, उसके ऊपर केस बना दिया। इसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता और कानून में कहीं पाबंदी नहीं है कि आपकी औलाद आपको कर्जे न दे या आप अपनी औलाद को कर्जे न दे। बिलावल भुट्टो की कोशिश रंग ले आई। भुट्टो कत्ल केस पर सिदारती रेफरेंस 11 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को रेफरेंस पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच की सरबराही करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस पर सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में रेफरेंस गुज़िश्ता 11 साल से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। रेफरेंस पर पहली समाअत 2 जनवरी 2012 को हुई थी। आखिरी समाअत 12 नवंबर 2012 को हुई। वकील तब्दीली की बुनियाद बनाकर रेफरेंस पर समाअत रोक दी गई थी। बाबर एवान के लाइसेंस की मनसूखी की वजह से अदालत ने वकील तब्दील करने का हुक्म दिया था। नवंबर 2012 के बाद इसको कभी भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। पाकिस्तान में किसी सियासतदान के हाथ साफ नहीं है। शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उनका कहना था कि मैं अपनी जेब की बजाय आवाम की जेब भरना चाहता हूँ। मेरे हाथों पर ना आवाम का खून है और ना ही करप्शन का कोई दाग। हमें गालम गलोच और टिकटॉक की सियासत नहीं आती। गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता। कोई और सियासी जमात की सियासतदान नहीं है जिनके हाथ साफ है। उनका सियासत इस चीज का कि वो अपना जेब कैसे भरेंगे। अपना जेब भराने के बजाय आपका जेब को भरना चाहता हूँ। सारे सियासतदान को नजदीक से देखा है। उनका सियासत वही पुराना सियासत है, नफरत की सियासत जिसको हमने दफन करना है। मैं वाहिद सियासतदान हूँ, मेरे हाथ साफ है, मेरे मुखालिफ भी नहीं कर सकते। ना करप्शन का कोई दाग है इन हाथों पे, ना मेरे मुल्क के अवाम का खून है। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता। मैं कहीं और नहीं देखूंगा, ना किसी से मदद मांगूंगा, मगर आपसे मदद मांगता। इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। सेनेट के इलेक्शन मार्च में है, इसलिए ताखीर नहीं हो सकती। साद रफ़ी कहते हैं कुछ शोशे छोड़े गए हैं, मगर इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब सा है। इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने सियासी बरादरी से अपना नाता नहीं बनाया। ये एक अनोखा लाडला था। वो कहता था मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, मैं ही रूल करूंगा, मैं ही मुल्क की सियासत के फैसले करूंगा, बाकी सारे जो हैं वो इररिलेवेंट हैं, बाकी सारे चोर हैं। चोर कहता था ना। अब आप चोरों से तवक्को करते हैं कि वो जाके आपके साथ खड़े हो जाएं।
آپ نے کسی کو اس قابل چھوڑا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ غلطی سے بھی ہمدردی کرے؟ اب آپ اپنے کیے میں پھنسے ہوئے ہیں. اب یہ جو سینیریو بنا ہے 9 مئی کے بعد، یہ سینیریو ہم نے تو نہیں بنایا. ہم نے تو خان صاحب کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ آپ بحران پیدا کرنے کے لیے اپنی حکومتیں توڑ دیں. ہم نے ان کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ وہ قومی اسمبلی سے استعفے دے دیں. ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ آپ 9 مئی کریں. اب 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں وہ ان کے لیڈرز، ان کی تو ویڈیو کلپس موجود ہیں. اب اگر آج آپ کہتے ہیں جی یہ مسلم لیگ نون نے کرایا تو لوگ ہنستے ہیں ان کی اس بات پہ کہ دوسرے جہاں سے پاکستان جس جگہ سے گزر رہا ہے، انٹرم ریلیف تو ہمیں مل گیا ہے، IMF سے ہم نے معاہدہ کر لیا ایک وقتی طور پہ، لیکن یہ لانگ ٹرم نہیں ہے. یہ منتخب لوگوں کا کام ہے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے کہ وہ لیجسلیشن کریں، وہ پالیسی میکنگ کریں، پھر عالمی ادارے بھی اس کو سیریسلی لیتے ہیں. سو ریاست کے لارجر انٹرسٹ میں یہ ہے کہ 8 فروری کا الیکشن 8 ہی کو ہو انشاءاللہ تعالی، اور اس میں 1 گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. یہ اس کا حصہ ہے سارا. 8 فروری کو الیکشن ہوگا، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. چاہتے ہیں حالات خراب نہ ہوں اور انتخابات صاف اور شفاف ہوں. مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں افواہوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ کے بیانات سیاست کا حصہ ہیں. دیکھیں یہ جو سیکیورٹی کے جو خطرات ہیں وہ ہمیشہ رہے ہیں. اسی طرح سے 2013 کے جو انتخابات تھے وہ بھی کوئی بہت زیادہ پرامن اس طریقے سے تو نہیں تھے. تو یہ چیلنجز تو ہمیشہ رہتے ہیں، آج بھی موجود ہیں، اور یہ سیریس چیلنجز ہیں اور ہم ان کو سیریس بھی لیتے ہیں. لیکن ابھی تک ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جس کو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے کنٹرول نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا خطرہ ہمیں نظر آتا ہو جو کسی طور پہ بھی الیکشن کے التوا کی حوالے ہے. ساتھ ہی میرے خیال میں یہ بھی فرض کر لیا کہ عدالت جو ہے وہ ان پٹیشن کو سنتے ہوئے الیکشن کے حوالے سے کوئی اسٹے آرڈر جاری کر دیں گی. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونے والی. اس ملک کے اندر انتخابات کرانے کے لیے واحد آئینی ادارہ جس کی آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کرانا، اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. کسی عدالت نے الیکشن نہیں کرانے، نگران حکومت نے الیکشن نہیں کرانے، مرتضیٰ سولنگی نے الیکشن نہیں کرانے. ہم پیچھے مدد کے لیے ہیں. ہم نے سہولت کاری کرنی ہے، اعانت کرنی ہے، جو ہم کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. بلاول بھٹو اب پنجاب میں جلسے کریں گے. اگر 2018 جیسا الیکشن ہوا تو افسوس ہوگا. پی پی رہنما شہلا رضا کی پروگرام اب پتہ چلا میں گفتگو. بولی مسلم لیگ نون سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے. پیپلز پارٹی میں لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں. شمولیت سے پیپلز پارٹی مضبوط ہو رہی ہے. رہی بات پنجاب کی، انشاءاللہ اس کے بعد پنجاب کی طرف رخ ہوگا، اور پہلے ہی سے پنجاب پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ سرپرائز دیں گے. اگر 2018 ہی جیسا الیکشن ہونا ہے تو بڑا افسوس ہوگا ان لیڈرز کے لیے جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں. نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، ہمارے ساتھ لوگ شامل ہو رہے ہیں پارٹی کے اندر. یہ فرق ہے. ان کے ساتھ لوگ اپنی آئیڈینٹی بنا کے لڑ رہے ہیں. کچھ لو اور دو کے میٹرز ہیں، ہمارے ساتھ ہماری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی مضبوطی ہے کہ ہماری پارٹی مضبوط ہو رہی ہے. انتخابات میں چند وڈیرے جاگیردار اور سرمایہ دار غلاموں کا تعین کرتے ہیں. پاکستان خاندانوں کی حکمرانی یا موروثی سیاست کے لیے نہیں بنا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ رشتہ دار اکٹھے بیٹھیں تو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا نام دے دیا جاتا ہے. قوم ووٹنگ ڈے کو آزمودہ پارٹیز کے لیے یوم طوفان بنا دے. اللہ کے فضل سے 8 فروری جمہوریت کے حق میں انقلاب کا دن ہوگا. پاکستان بنانے کا مقصد اسلامی نظام کا نفاذ تھا. برس گزر گئے، اسلامی نظام کے نفاذ کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا. فضل الرحمان وزیر اعظم یا صدر بھی بن سکتے ہیں. وزیر اعظم بڑا عہدہ ہے، صدر چھوٹی جماعت سے ہو سکتا ہے. DUI رہنما مفتی کفایت اللہ کی پروگرام اب پتہ چلا میں گفتگو. بولے KP، بلوچستان اور سندھ میں نون لیگ کی حمایت کریں گے. الیکشن میں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا اور اتحادیوں کا حجم کیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب قابل آدمی ہیں، وہ صدر بھی بن سکتے ہیں، وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. اب ظاہر ہے وزیر اعظم کی سیٹ ذرا زیادہ بڑی ہے تو اس پر تو آپ بات کریں گے تو مناسب نہیں لگے گا. لیکن صدر ایسا ہے کہ آپ چھوٹی پارٹی سے ہی بنا سکتے ہیں، چھوٹے صوبے سے ہی بنا سکتے ہیں. سیاست ہے نا، اس میں تو آپ نے موقع کے مناسبت سے بات کرنی ہے نا. اگر ہم خیبر پختونخوا کے اندر بھی ان کی حمایت کریں اور بلوچستان میں بھی حمایت کریں اور ہم ان کی حمایت سندھ میں بھی کریں تو پھر یہ تو یک طرفہ حمایت ہوگی نا. اندازہ لگانا اور مطالبہ کرنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. لیکن حقیقی صورتحال تو واضح ہوگی جب الیکشن ہوں گے کہ ہجوم کیا ہے، ہمارا اپنا ہجوم کیا ہے اور ہمارے اتحادیوں کا ہجوم کیا ہے.
بہاولپور چڑیا گھر میں ہلاک شخص کی شناخت ہو گئی. جاں بحق شخص کا تعلق لاہور سے ہے. ڈپٹی کمشنر کے مطابق اس شخص پر 3 مختلف مقدمات بھی درج ہیں. بہاولپور چڑیا گھر میں لاش کا معاملہ شناخت ہو گئی. جاں بحق شخص کا تعلق لاہور گرین ٹاؤن سے ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فرانسک رپورٹ فنگر پرنٹ کے مطابق اس کا نام محمد بلاول ولد محمد جاوید ہے. ڈپٹی کمشنر کے مطابق اس شخص پر 3 مختلف مقدمات بھی درج ہیں جن میں چالان بھی ہو چکے ہیں. شناخت کے بعد بہاولپور پولیس نے لاہور پولیس سے رابطہ کر لیا ہے. فوت شدہ شخص کے ورثہ سے رابطہ کیا جائے گا. مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی. واضح رہے کہ گزشتہ روز چڑیا گھر میں ٹائیگر کے پنجرے میں لاش ملی تھی جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اسے ٹائیگرز نے حملہ کر کے ہلاک کیا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 60,000 کا ہندسہ عبور کرنا تاریخی کامیابی ہے. کامیابی کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے. حکومت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدام کر رہی ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کراچی میں تقریب سے خطاب. انہوں نے کہا کہ امید ہے آئندہ کامیاب کمپنیز کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا. انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ نگران حکومت نے اسمگلنگ اور بجلی چوروں کے خلاف ایکشن لیا. Surpassing the 60,000 point mark for the first time in history. These positive economic policies have led to increased investors' confidence. At this August forum, I reiterate the commitment of the government to cultivating an environment that is conducive to investment and stimulating for economic expansion. There may be more aspirant companies who may not be included today, but they may become the leaders tomorrow, inshallah. I wish more success to our companies at the PSX and our business community. The recent initiative undertaken by the caretaker government to curb the menace of smuggling, controlling illicit transaction in foreign currency, measure against electricity theft. روپے کے مقابلے میں ڈالر مزید سستا ہو گیا. اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی کا رجحان رہا. 100 انڈیکس 64,718 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا ہے. حکومتی اقدامات کے بعد ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن. سرمایہ کار پرجوش. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نئی بلندیوں پر. اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی کا رجحان رہا. ٹریڈنگ کے دوران ایک مقام پر 100 انڈیکس 64,958 پوائنٹس کی سطح پر بھی دیکھا گیا. کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 800 پوائنٹس اضافے سے 64,718 پر بند ہوا. بازار میں 1 ارب 31 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے جن کی مالیت 37 ارب روپے سے زائد رہی. روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری. انٹر بینک میں ڈالر مزید 2 پیسے سستا ہو گیا. کاروبار کے اختتام پر ڈالر 284 روپے 12 پیسے پر بند ہوا. پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست. عدالت نے جواب طلب کر لیا. وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے. پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف درخواست. لاہور ہائی کورٹ نے حکومت سے جواب طلب کر لیا. وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری. جسٹس راحیل کامران شیخ نے سماعت کی. درخواست گزار نبیل جاوید کاہلو نے دلائل دیے. موقف اختیار کیا. نگراں حکومت پالیسی معاملات پر فیصلے نہیں کر سکتی. آئین کے مطابق نگراں حکومت کو پی آئی اے کی نجکاری کا اختیار نہیں. نگراں حکومت نے قومی ادارے پی آئی اے کی نجکاری کا فیصلہ کر لیا. قومی اثاثے پی آئی اے کی نجکاری کے بجائے اصلاح کی جائے. استدعا کی. عدالت نگراں حکومت کو پی آئی اے کی نجکاری سے روکے. پی آئی اے کی نجکاری کے اقدام کو کل عدم قرار دیا جائے. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ طلبہ یونین کی بحالی اچھا اقدام ہے. طلبہ کے لیے صحت مندانہ سرگرمیاں ہونی چاہیے. نظریاتی اور اصولی بنیادوں پر بچوں کی تربیت ہونی چاہیے. یہ بل فی الحال تو ظاہر ہے کہ آئی سی ٹی تک ہے کیونکہ جو ایجوکیشن کے معاملات ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں. صوبوں نے طے کرنا ہے کہ ان کے یہاں کیا ہونا ہے. اس بل کا تعلق صرف اسلام آباد سے ہے بٹ یہ بل جائے گا سینٹ میں جائے گا. سینٹ ڈسکس کرے گی, ہاؤس پاس کرے گا یا نہیں کرے گا. اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں جانا ہے, اس کی کمیٹی نے دیکھنا ہے. اصولی طور پہ مجھے ذاتی طور پہ میں خود ٹیچر رہا ہوں, کالج میں بھی پڑھاتا رہا ہوں اور یونین سے بھی واسطہ رہا ہے. تو یہ ایک اچھا قدم ہے. ہیلدی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. نظریاتی اور اصولی بنیادوں پہ بچوں کی تربیت ہونی چاہیے. نون لیگ کی رہنما خواجہ سعد رفیق نے طلبہ تنظیموں کی مشروط بحالی کی حمایت کر دی. کہتے ہیں طلبہ تنظیمیں بحال ہونی چاہیے لیکن اس پر پہلے پارلیمنٹ میں بحث ہو. اس کے لیے سخت ضابطہ اخلاق بنانا چاہیے. کسی غیر طالب علم کو طلبہ یونین کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. سعد رفیق نے کہا کہ ہماری پہلی ترجیح پڑھائی ہونی چاہیے. طلبہ یونین بند ہونے سے سیاسی نرسری ختم ہو گئی. اسٹوڈنٹ یونینز کو آپ نے بحال کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن ایک بڑا سخت اسٹرکٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے. اور کسی
गैर तालिब इल्म को स्टूडेंट पॉलिटिक्स की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो तलबा तंजीमें हैं, इनकी जो अटैचमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, वो असूलन तो उसका फ़ायदा होना चाहिए, उसका नुकसान ज़्यादा हो जाता है। मैंने ये महसूस किया, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ये क्यों होते हैं? सो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हमारे बच्चे पढ़ें और पढ़ लिख के वो अपनी फैमिलीज़ को अपलिफ्ट करें और मुल्क को आगे लेके जाएं। लेकिन तालिब इल्म यूनियन जो है उनके ख़त्म होने का नुकसान ये हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर सियासी कारकुन जो है उनकी नर्सरी बनना तकरीबन बंद हो गई। जो स्टूडेंट यूनियंस हैं वो बहाल होनी चाहिए, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए, वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना चाहिए। जो तालीमी इदारों के सरबराह हैं, कुछ वाइस चांसलर्स की कमेटी बनाएं, पहले भी बहुत काम हो चुका है। वेलकम बैक। मुल्क में तलबा यूनियन पर पाबंदी को 39 बरस बीत गए। जनरल ज़ियाउल हक ने मुआशरे को गैर सियासी बनाने की पॉलिसी के तहत 9 फरवरी 1984 को तलबा यूनियन पर पाबंदी लगा दी थी। सियासी माहिरीन का कहना है कि अगर मुल्क में अच्छे और आवाम दोस्त सियासतदान बनाने हैं तो तलबा यूनियन की बहाली लाजमी है। पाकिस्तान में तलबा यूनियन की बहाली अब भी एक खौफ। जनरल ज़ियाउल हक ने माशरे को गैर सियासी बनाने की पॉलिसी के तहत 9 फरवरी 1984 को तलबा यूनियन पर पाबंदी लगाई थी। दुनिया भर में तलबा यूनियन को तालीमी इदारों में खास अहमियत हासिल होती है। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, रज़ा रब्बानी, मखदूम जावेद हाशमी, एहसन इकबाल समेत मुल्क के कई सीनियर सियासतदान तलबा यूनियन की नर्सरी से निकल कर सियासी मैदान में आए। बिलाशुबा तलबा यूनियन भी हमारे माशरे का हिस्सा होने के बाइस इनमें कई खामियां रही हैं, लेकिन इन पर 39 बरस से मुकम्मल पाबंदी ने कई मसाइल को जन्म लिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने 1989 में एक एक्ट के जरिए यूनियंस को बहाल करने का ऐलान किया था। अभी बहाली का काम कागजी बहस व मुबाहिसे के मराहिल से गुजर रहा था तो अदालत में केस दर्ज कर दिया था। 1993 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कागजी तौर पर तो यूनियन पर पाबंदी नहीं लगी, ताहम यूनियन के वजूद और इसके काम के तरीक़ाकार पर कदगन लगा दी गई। यूनियन तलबा की एक इज्तिमाई ताकत होती हैं जो तलबा के फीस से लेकर हॉस्टल और पॉलिसीज के मामलात पर हुक्काम से बातचीत करती हैं। आज जो भी तालिब इल्म इंतजामी बेरुखी, नाअहली या करप्शन पर बात करता है तो उसे यूनिवर्सिटी से निकाल देने का खौफ और यहाँ तक के दहशतगर्दी के पर्चों से डराया धमकाया जाता है। सियासी माहिरीन का कहना है अगर मुल्क में अच्छे और अवाम दोस्त सियासतदान बनाने हैं तो तलबा यूनियन की बहाली लाजमी है। सेनेटर बहरा मंतंगी ने तलबा यूनियन की बहाली को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया है। बोल से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में मासी की निस्बत आज तलबा यूनियन की बहुत ज़रूरत है। तलबा यूनियन की बहाली के बाद किसी भी तालिब इल्म या तालिबा के साथ यूनिवर्सिटीज़ में पेश आने वाले मसाइल के हल में तलबा यूनियन का किरदार बहुत तामीरी होगा। देखिए 1984 में जब डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया 1977 में, तो 1984 में डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ में स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी लगा दी और उसी दिन से लेके आज तक आप जो सुन रहे हैं, आप जो देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है स्टूडेंट के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ, तलबा के साथ, तो वो इसी वजह से कि वहाँ पे इलेक्टेड बॉडी नहीं है। अगर वहाँ पे इलेक्टेड बॉडी होती यानी स्टूडेंट यूनियन, तो वहाँ से के नुमाइंदे लेजान का एक पुल का किरदार अदा करते हैं और वहाँ पे मैनेजमेंट के साथ, प्रोफेसर के साथ बैठकर वो मसाइल हल करते हैं। मैं समझता हूँ कि 1984 से लेके आज तक ये पहला मौका था जो मैंने इस बिल को पास करने के लिए मैंने बिल जमा किया और फिर सेनेट से मुत्तफ़िका तौर पर यूनानिमसली पास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज के सेनेटर्स मौजूद थे, लेकिन किसी ने मुखालिफत नहीं की और ये बिल मुत्तफ़िका तौर पे पास हुआ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जरूरी है, पहले स्टूडेंट यूनियन इतनी जरूरत नहीं थी जितनी जरूरत आज है, इसलिए कि मॉरली करप्शन हो रहा है यूनिवर्सिटीज में, फाइनेंशियली करप्शन होता है और बहुत जुल्म ज्यादती भी है, इसलिए कि हर महकमे में, हर सेक्टर में अच्छे बुरे होते हैं। लेकिन स्टूडेंट यूनियन की बहाली के बाद इंशाअल्लाह जहां पर भी किसी बच्ची के साथ, बच्चे के साथ यूनिवर्सिटीज में कुछ वाकयात आते हैं तो इंशाअल्लाह स्टूडेंट यूनियन का जो रोल होगा वो बहुत कंस्ट्रक्टिव होगा। तलबा यूनियन की बहाली के हवाले से सक्खर के शहरियों का क्या कहना है, ये जानेंगे शाहिद अली से। जी शाहिद अली। तालीमी इदारों में तलबा की यूनियन जो हैं वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, ये बात ज़ेर बहस है। बात करते हैं
सिंध पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन सखर के जनरल सेक्रेटरी असद मलिक से। बिल्कुल देखिए होनी चाहिए यूनियन साजी, उनके काफ़ी सारे फ़वायद हैं शागिर्दों के लिए। अब ये कि जिस तरह शागिर्द फ्रीडम हासिल करता है उसमें उनके जो मसाइल होते हैं उनको यकीन दिलानी होती है कि नहीं यूनियन होगी तो हमारे मसाइल भी हल होंगे, और ज़हनी जो डिप्रेशन होते हैं बच्चों के, बच्चे सेंसिटिव हैं तो वो उनके ख़त्म हो जाते हैं। उनकी वजह ये है कि यूनियंस नहीं हैं और प्रेशराइज हैं वो इंतज़ाम की तरफ से, तो ये है कि यूनियंस होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि यूनियनें होनी चाहिए, क्योंकि यूनियंस के जो हैं वो कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन तलबा की यूनियनें जो हैं वो कॉलेजों में जो हैं कुछ मसाइल का हल ज़रूर करती हैं। इस हवाले से जो स्टूडेंट लीडर्स हैं वो इस बात को ज़रूरी समझते हैं कि तलबा यूनियंस होनी चाहिए। जी, फैसलाबाद के शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से ये जानेंगे अवैस सत्तार से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारे जो तालीमी इदारे हैं जिनमें कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स यूनियन है उन पर पाबंदी आयद है। स्टूडेंट्स जो लीडरशिप है वहाँ से नहीं निकल रही, क्योंकि कुछ मसाइल थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, इस वजह से जो स्टूडेंट्स यूनियंस को बैन कर दिया गया था। आज इसी हवाले से बात करने के लिए मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मौजूद हूँ और हमारे साथ शोबा इखलाकियात की चेयरपर्सन डॉक्टर सलमा अंबर मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं। जी, मेरा तो ख्याल है ओवैस के स्टूडेंट यूनियंस होनी चाहिए। पहले भी हमें जो जितनी भी हमारी लीडरशिप है, आप सीनियर लीडरशिप की बात कर लें जिसमें जावेद हाशमी हैं, जहांगीर बदर हैं, लियाकत बलोच हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे होंगे, मसलन हाफिज सलमान भट्ट, जिनके हम नाम सुनते आए हैं। तो ये सारे के सारे जो थे यूनियन लीडर हुआ करते थे और जो है मुल्क को बहुत अच्छे फिर हमें जो है पॉलिटिशियंस भी मिले, और जो है उसके बाद से जब से ज़िया का रजीम आया था और स्टूडेंट यूनियंस बैन हो गई थी और उनको एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बर्दाश्त या टॉलरेंस जो है उसकी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, हमारे रवैये उसको ख़राब कर देते हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर सलमा अंबर का कहना था कि जो स्टूडेंट्स यूनियन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नागुज़ीर है, और इससे ही फिर आगे हमें फ्यूचर में मुल्क के लिए लीडरशिप मिलती है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी यहाँ से आती है। कुछ उन्होंने लोगों के नाम भी बताया कि जो स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर्स थे और उसके बाद फिर आगे उन्होंने मुल्क की खिदमत भी की। तो कुछ तरीक़ेकार को बनाने की ज़रूरत है, एक पैथवे बनाने की ज़रूरत है ताकि जो स्टूडेंट्स यूनियन का मिस यूज़ ना किया जा सके, और जो यूनिवर्सिटीज़ का माहौल ख़राब होता है जिसकी वजह से बैन की गई थी वो माहौल ना ख़राब हो सके, और एक अच्छे अंदाज में जो डेमोक्रेटिक वे है उसके मुताबिक स्टूडेंट्स यूनियन होने चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी और आगे फिर मुल्क को एक अच्छी लीडरशिप देने के लिए भी। जी, तलबा यूनियन की बहाली के हवाले से कोयटा के शहरी क्या राय रखते हैं, ये जानेंगे दानिश मुराद से। जी दानिश। जी, किसी भी सियासी माशरे में तलबा सियासत को एक कलीदी और अहम किरदार जो है वो उसका होता है, और पाकिस्तान में भी इसकी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं, जबकि ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान भर में ये है कि बड़े बड़े नामवर शख्सियात और जो बड़े नाम हैं वो ग्रास रूट लेवल से तलबा तंजीमों की जो है वो तलबा सियासत करके इस वक्त जो है वो निकलते हैं, और तलबा सियासत हो ख्वाह वो कोई आम सियासत हो, वो किस कदर ज़रूरी होती है उसको एक मिसाल के तौर पर भी उजागर किया जा सकेगा। इस वक्त मेरे साथ तलबा जो लीडर्स हैं, तलबा सियासत के जो लीडर्स हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हम समझते हैं कि तलबा सियासत ही बुनियादी तौर पे वो नर्सरी है जहाँ से आपके मुस्तकबिल के मेमार निकलते हैं और एक बेहतरीन परवरिश पाकर एक सियासी कैडर निकलती है। तलबा सियासत पे लगने वाली पाबंदियों का ही बायस है कि आज सियासत सिर्फ चंद एक मखसूस घरानों तक रह गई है। मेरे साथ जो तलबा तंजीमों के जो नुमाइंदगान मौजूद थे वो यही कह रहे थे कि बलूचिस्तान में जो तलबा सियासत है उसको मुकम्मल तौर पर आज़ाद, न सिर्फ आज़ाद होना चाहिए बल्कि तमाम तलबा को आज़ादी से सियासत करने की जो है वो मुकम्मल तौर पर आज़ादी मिलनी चाहिए। जी, बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क भर में सर्दी अपने जौबन पर है। बलाई इलाकों में पारा बदस्तूर नुक्ता इंजमान से नीचे आ चुका है। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में भी यखबस्ता हवाओं ने शहरियों के दांत बजा दिए हैं। कराची में भी ठंड बढ़ चुकी है। शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मुल्क भर में कड़ाके की ठंड, बालाई इलाकों में पहाड़ों पर सफेदी छा गई। सर्द हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। दर्जा हरारत बदस्तूर नुक्ता इंजमात से नीचे। लेहा में आज पारा -11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आजाद कश्मीर सवात कालाम में भी पहाड़ों पर चांदी बिखर गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में यखबस्ता हवाओं के डेरे, मरी और गलियात में बादलों का राज। कोयटा और कल्ला समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी खून जमा देने वाली ठंड। सिंध और पंजाब में भी सर्दी बढ़ गई। कराची में सुबह और रात के औकात में खुनकी में इजाफा हो गया। शहर में आज पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे आने का इम्कान है।
HBL PSL की फ्रेंचाइजीज ने सीजन 9 के लिए रिटेन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग 13 दिसंबर को होगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट मेले की तैयारियां शुरू। HBL PSL फ्रेंचाइजीज ने रिटेन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। लाहौर कलंदर्स के लिए शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, अब्दुल्ला शफीक, डेविड वीसा, जमान खान, राशिद खान और मिर्जा ताहिर बेग बरकरार। कराची किंग्स ने जेम्स विंस, हसन अली, शान मसूद, शुएब मलिक, तबरेज शमसी, मीर हमजा, मोहम्मद इखलाक और मोहम्मद इरफान खान को रिटेन किया। अबर आजम, रावमैन पावल, टॉम कॉलर कैडमोर, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद और हसीबुल्लाह खान इस बार भी पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा है। कोयटा ग्लेडिएटर्स, रायली रूसो, वसीम जूनियर, जैसन रॉय, बंदो हसरंगा और विल स्मिथ को रिटेन किया। शादाब खान, नसीम शाह, आजम खान, इमाद वसीम, फहीम अशरफ, रोमान रईस, एलेक्स हिल्स, कॉलिन मुनरो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में बरकरार रहेंगे। मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, उसामा मीर, बास आफरीदी, एहसान उल्लाह और फैसल अकरम बदस्तूर मुल्तान सुल्तान की टीम का हिस्सा है। बाकी खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए PSL 9 का ड्राफ्ट 13 दिसंबर को लाहौर में मुनक्किद होगा। मैच खेलने से कंडीशंस और पिच समझने में मदद मिलती है। ये फर्स्ट क्लास मैच है, इसलिए इसमें मुकाबले की फ़ज़ा रहती है। इस तरह के मैच से टेस्ट की तैयारी में मदद मिलती है। इस मैच में अभी तक जो भी चीज़ें हमने की हैं वो आगे हमें मदद करेंगी। मैंने पिछले 2-3 बरसों में अपनी क्रिकेट आसान रखने की कोशिश की है। संग मेल अहमियत रखते हैं, लेकिन असल अहमियत खेलने के तरीके, फॉर्म और फिटनेस की होती है। मेरी कोशिश होगी कि इस फॉर्म को बरकरार रखूं। बॉलर्स ने अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और रन रेट कंट्रोल में रखा है। पान की कदीम रिवायत मुल्क में ज़वाल पजीर हो रही है। आवाम में पान खाने का रुझान क्यों कम हो रहा है, इस हवाले से देखते हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली की ये रिपोर्ट। पान बर्र-ए-सगीर पाको हिंद की कदीम रिवायत। राजा महाराजा और बड़े बड़े नवाब पान शौक से खाते थे और माजी करीब तक तकरीबात में पान का इस्तेमाल आम था। अब पान खाने का रुझान कम हो रहा है। सखर में पान मंडी के नाम मौसूम बाजार में सिर्फ चंद पान फरोश रह गए हैं। पान फरोशों का कहना है कि मुज़र सेहत गुटके और पान पराग ने पान की सनत को नुकसान पहुंचाया। पान का नुकसान कोई नहीं है, ज्यादातर जो नुकसान आते हैं इंडियन गुटके और जो चल रहे हैं दूसरे मवाद, उससे नुकसान है। पान की रिवायत तो सदियों से चली आ रही है। चंद दुकानें रह गई हैं। अक्सरियत में पान वालों को लाइन से यहाँ पे फट्टे हुआ करते थे, जिसको पान मंडी कहा जाता था। अब 3 या 4 दुकानदार हैं कुल पान के। इंडियन गुटके, पान पराग, रजनी और दूसरे मेवेजात चल रहे हैं उनके नाम से। उन्होंने जो ना गले के कैंसर में इजाफा करा है और जानी नुकसान उनसे जो ना बहुत हो रहे हैं। मुज़र सेहत गुटके और दीगर मसनूआत की वजह से पान का इस्तेमाल कम हो रहा है और सखर की पान मंडी में पान फरोशों के रोजगार को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया है। ये पान इतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं था, लेकिन इन अशिया के इस्तेमाल से इस पान की सनत को भी जबरदस्त नुकसान से दो चार होना पड़ा है। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सखर। पेशावर में अफगान हुनरमंदों की तैयार करदा अशिया की नुमाइश का अहतमाम किया गया है, जिसका मकसद मौसर मार्केटिंग के जरिए उनको बेहतर मुआवजा दिलाने के साथ उनको अपने पाँव पर खड़ा करना था। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे नवाब शेर। पेशावर में अफगान हुनरमंदों की तैयार करदा अशिया की नुमाइश। अफगान सकाफत के रंगों से मुज़य्यन हाथों से तैयार करदा कालीन, जेवरात, मलबूसात और दीगर अशिया तवज्जो का मरकज़ बन गए। बहुत टैलेंटेड यहाँ पे मैंने काम देखा है और बहुत टैलेंट मुझे देखने को मिला है और बहुत खूबसूरत ये इन्होंने एग्जीबिशंस अरेंज की हैं। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और जो हमारी कंट्री में डाइवर्स टैलेंट है उसको आगे आने का मौका मिलता है, ऐसी ख़वातीन को कमाने का मौका मिलता है। नुमाइश का मकसद अफगान महाजरीन की दस्तकारी और दीगर अशिया की बेहतरीन मार्केटिंग के जरिए इनको अच्छा मुआवजा दिलवाना और खुद कमाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। वो ख़वातीन जो घरों में रहती है वो बाहर नहीं आ सकती, उनको हम कारपेट सपोर्ट देते हैं। अगर लेबर चार्जेस पे कारपेट बनाते थे, अभी वो अपना कारपेट बनाएंगे। इसी तरह से प्लेटफॉर्म, एग्जीबिशन और इवेंट जो है तो वो होनी चाहिए। जितने भी अफगान स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे पास इस टाइम पर मोर देन 150 अफगान रेफ्यूजीज हैं जिनको हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। नुमाइश में पेश की जाने वाली अशिया के हुनरमंदों को 3 माह के लिए मुख्तलिफ शोबों में तरबियत दी गई थी। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर।
कोयटा में ख़वातीन के मुआशरे में किरदार और कायदाना सलाहियतों पर फ़न मुसव्वरी की एक रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया है। नुमाइश में आर्ट्स ने ख़वातीन को मुआशरे में मर्द के बराबर किरदार अदा करते हुए भी दिखाया है। तफसीलात दानिश मुराद की इस रिपोर्ट में देखिए। फ़न मुसव्वरी की एक रोज़ा नुमाइश शिरकत गाह की जानिब से जामे बलूचिस्तान के सिटी कैंपस में मुनक्किद की गई। आर्ट के ज़रिए माशरों में ख़वातीन की सलाहियतों को उजागर किया। मैंने पेंटिंग बनाई है, उसमें मैंने ये शो किया कि औरतें कैसे लीड कर सकती हैं सोसाइटी को, उनका क्या रोल है सोसाइटी में और वो कैसे अपना रोल प्ले करती हैं, हर फील्ड में रोल दिखा सकती हैं, हर फील्ड में अपना हुनर दिखाती हैं। मैंने इसको अपने माशरे के हिसाब से बनाया हुआ है। हमारे बलोच जो हमारे माशरे में है गवादर, मैंने उसी को अपने आर्ट के थ्रू जाहिर करने की कोशिश की है। नुमाइश के शुरका फनपारों को देख कर दाद दिए बगैर ना रह सके। हमारी फीमेल्स ने माशाल्लाह बहुत अच्छी एग्जीबिशन की, उसमें हर चीज़ को एक्सप्रेस किया, अपनी फीलिंग्स को कि माशरे की किस तरह का बोझ हम पे पड़ा होता है। नुमाइश में 2 दर्जन से जायद खवातीन आर्टिस्ट शरीक हुई। फनपारों के अलावा तस्वीर कशी से भी खवातीन और बच्चों की सलाहियतों को दिखाने की कोशिश की गई। वज़ीर सकाफत सिंध डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह से अमरीकी काउंसिल जनरल कॉनराड ट्रेबल ने मुलाकात की है। सूबाई वज़ीर ने बताया है कि सिंध आर्काइव्स कॉम्प्लेक्स में सिंध का तारीखी नायाब रिकॉर्ड मौजूद है, जिसे जदीद तरीक़ेकार के तहत महफूज बनाया जा रहा है। अमरीकी काउंसिल जनरल को शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का हाथ से लिखा हुआ 200 साल पुराना नायाब रसाला भी दिखाया। कॉनराड ट्रेबल ने सिंध आर्काइव्स में मौजूद नायाब कुतुब, नक्शाजात, बरतानवी दौर का सरकारी रिकॉर्ड और दीगर मुसव्वदों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। सिंध में सकाफत, तारीख और आर्काइव्स के शोबों में मिलकर काम करने के लिए ताउन का यकीन दिलाया। उर्दन की शहजादी सरबतुल हसन एक हफ्ते के दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। कराची कैंप के दौरान गवर्नर सिंध और निगरान वज़ीर आला सिंध से मुलाकातें करेंगी, जबकि कराची एयरपोर्ट पर निगरान वज़ीर सकाफत डॉक्टर जुनैद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया है और फूलों का गुलदस्ता भी पेश करके नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जुनैद अली शाह ने शहजादी सरबतुल हसन के फ़लस्तीन इजराइल तनाज़े पर जुरतमंदाना किरदार की तारीफ़ की। और रेड सी फिल्म फेस्टिवल में एवॉर्ड तकरीब का आगाज़ हो चुका है। मुख्तलिफ ज़ुबानों की 130 से ज़ायद फिल्म्स फेस्टिवल का हिस्सा बनी, जबकि एवॉर्ड तकरीब में दुनिया भर से आए फिल्मी सितारों की शिरकत का सिलसिला भी जारी है। तकरीब का मज़ीद अहवाल बता रहे हैं जद्दा में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन ज़ुबैर। जी मोइन ज़ुबैर। जी बिल्कुल, जद्दा में इस वक्त रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जारी है। आज इसकी अवार्ड क्लोजिंग सेरेमनी होने जा रही है और इस सेरेमनी में दुनिया भर से जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो जद्दा पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो फ़िल्म पसंद करने वाले लोग हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। कुछ पाकिस्तानी इस फ़िल्म फेस्टिवल को देखने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। हम आज आलिया भट्ट गए हैं, हमने रेड सी फिल्म फेस्टिवल वैसे अटेंड किया है और काफ़ी सारे हॉलीवुड एंड बॉलीवुड से सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं। But they've enjoyed a lot. People enjoyed a lot, and you know it's a journey for Saudi Arabia as well, from one era to another era. So everybody's enjoying it. और फिल्म फेस्टिवल में शिरकत के लिए ये लोग आए हैं और अवार्ड सेरेमनी जो है वो इस वक्त जारी है, जिसकी तकरीब रेड्स कार्टन होटल में जो है वो इस वक्त जारी है। इस फेस्टिवल में पाकिस्तान से मायरा खान शरीक हैं और पाकिस्तान की 4 फिल्मों ने रेड सी फिल्म फेस्टिवल के 30वें एडिशन में जो है वो हिस्सा लिया। रेड सी फिल्म फेस्टिवल मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहेगा। अवार्ड सेरेमनी के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे मोइन ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।